अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है नील बोहर एटॉमिक मॉडल। अच्छा, नील बोहर एटॉमिक मॉडल, इसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, क्योंकि हमने बोला कि भाई नील बोहर जो जिन्होंने रदरफोर्ड को, इन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड की कुछ एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ खामियां थी जिसको जो है नील बोहर ने दूर किया था। अच्छा, रदरफोर्ड ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था वो दिया था 1911 के अंदर, और तकरीबन उसके 2 साल के बाद जो है नील बोहर ने उस उनकी करेक्शंस को जो है ठीक किया और अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। और उन्होंने जिस एटॉमिक मॉडल का इस्तेमाल किया उसको जो है हमने बोला कि भाई किसका इस्तेमाल किया, तो वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया था। सही है। तो हम नील बोहर की बात कर रहे हैं। तो नील बोहर साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, करेक्टेड द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो है करेक्शन की उन्होंने, और उन्होंने जो उनका जो एटॉमिक मॉडल था वो बेस करता था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे, यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जिसकी हम बात करते हैं प्लैंक्स इक्वेशन की, कि भाई प्लैंक्स इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। सही है कि भाई चेंज इन एनर्जी हमारे पास बराबर होती है एच न्यू के, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। न्यू कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी को। अच्छा, तो क्या था इनके मेन पोस्टुलेट्स कुछ जो थे वो हमारे पास, जिसमें सबसे पहले हमने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट एट फिक्स डिस्टेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है, हमें मालूम है। अच्छा, रदरफोर्ड की एक अच्छी बात थी, उन्होंने जो न्यूक्लियस के बारे में बताया कि भाई न्यूक्लियस एक मौजूद होता है जो कि सेंटर के अंदर मौजूद होता है। तो वही चीज आज तक हम जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, और उसके बाद हमने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, जिसको जो है हम नाम देते हैं शेल का या फिर ऑर्बिट का। और इसी को जो है इन्होंने, रदरफोर्ड ने नाम दिया एनर्जी लेवल का। इसी को एनर्जी लेवल कहा, इसी को एनर्जी लेवल कहते हैं, इसी को ऑर्बिट कहते हैं, और इसी को जो है हम शेल कह रहे होते हैं। सही है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये जो है हम जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये जो है हमें बोहर्स ने बताई। अच्छा, फिर इसके बाद हमने बोला कि भाई व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स ओन ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इट नाइदर लूजेस और गेन एनर्जी, तो वो ना तो एनर्जी को लूज करेगा और ना ही वो एनर्जी को गेन करेगा। तो फिर जब रदरफोर्ड ने बोला कि एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कंटिन्यूअसली क्या कर रहा होता है, इमिट कर रहा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती। ऐसा होता तो एक वक्त आता कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करके जो है थक जाता, और वो थक जाता यानी कि एनर्जी उसकी ज़ाहिर खत्म हो जाती, तो वो क्या होता, वो गिर जाता किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। जबकि ऐसा नहीं होता, वो एनर्जी यूज करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अगर करता है तो वो एनर्जी यूज कर रहा है किसकी, शेल की। शेल को उन्होंने जब भी एनर्जी लेवल का नाम दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अपनी, इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं होती, एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है, शेल की होती है, यानी कि उसकी रूट की होती है, उसकी पाथ की होती है, जिसको वो यूज करके कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रहा होता है। तो इसलिए हमने बोला कि भाई व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स ओन ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इट नाइदर लूजेस और गेन एनर्जी, तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और ना ही एनर्जी को वो लॉस करेगा। सही है। फिर उसके बाद कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। अच्छा, कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है लोअर ऑर्बिट से, लोअर ऑर्बिट किसको बोलते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सही, ये फर्स्ट ऑर्बिट कहलाता है, ये सेकंड ऑर्बिट कहलाता है, ये थर्ड ऑर्बिट कहलाता है, ये फोर्थ ऑर्बिट कहलाता है। इस तरीके से ऑर्बिट होते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट इसको हम बोलते हैं, या फिर फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं, एनर्जी लेवल भी बढ़ते जाते हैं, ये फिर सेकेंड एनर्जी लेवल। तो हमने बोला कि भाई कभी भी
इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू एनी हायर ऑर्बिट देन इट एब्जॉर्ब एनर्जी। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि इसकी एनर्जी लोअर एनर्जी ना, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई लोअर एनर्जी फर्स्ट शेल की एनर्जी अगर 50 जूल है लेट्स सपोज, और मैं बोल रहा हूं कि भाई यहां पे ये जंप करके आ रहा है कहां पे, चौथे शेल में। अब चौथे शेल की एनर्जी मैं बोल रहा हूं भाई 100 जूल है। तो भाई अगर 50 जूल से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके आना चाहता है 100 जूल वाले शेल में, तो जाहिर है उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, वो एब्जॉर्ब करेगा। मतलब मैं उसको अपने पास से क्या करूंगा, एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, उसको एनर्जी दूंगा ताकि वो इस शेल से जंप करके आ सके किसी भी हायर ऑर्बिट में। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट देन इट एब्जॉर्ब एनर्जी। When electron jumps from higher orbit to any lower orbit, then it radiate energy. Radiate कहते हैं इमिट को या फिर रिलीज करने को। इमिट या फिर रिलीज करना इज कॉल्ड रेडिएट। जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहे एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट देन इट विल रेडिएट एनर्जी। तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। अब यहां से यहां पे जंप करना है तो हमें पता चल रहा है कि भाई एनर्जी में फर्क है, कम वाले से ज्यादा वाले की तरफ आना है तो एनर्जी उसको चाहिए होगी। लेकिन अगर ज्यादा वाले से कम वाले की तरफ आना है तो क्या वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट कर देगा। रेडिएट करेगा तो हमने बोला कि भाई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाना है तो वो रेडिएट करेगा यानी कि एमिट करेगा। सही है। अच्छा, अब चेंज इन एनर्जी निकालनी है, मुझे चेंज इन एनर्जी निकालनी है कि भाई कितना चेंज आया। अगर हायर से जंप करवाया मैंने उसको लोअर, चेंज इन एनर्जी कितनी आई, तो मैंने बोला कि भाई इसको नाम दे दो, हायर ऑर्बिट वाले को E2 का नाम दे दो और लोअर ऑर्बिट वाले को जो है E1 का नाम दे दो। तो E2 माइनस E1 चेंज, हम चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इन एनर्जी बराबर हो गई, जैसे कि यहाँ पे चेंज इन एनर्जी बराबर हो गई E2 माइनस E1। तो हायर ऑर्बिट से लोअर वाले को माइनस करा दिया तो हमें पता चल गया कि भाई एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया। तो जैसे एनर्जी के अंदर चेंज निकाला तो 100 माइनस 50, तो भाई चेंज आ गया हमारे पास कितने का, 50 का। तो चेंज एनर्जी हमारे पास आ गई 50 जूल। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी एनर्जी के अंदर चेंज जो है निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, कह रहे हैं कि भाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज NH अपॉन 2π। इस पॉइंट को जो है हम बोहर्स क्वांटाइजेशन भी कहते हैं, बोहर्स क्वांटाइजेशन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये हमारे पास, जिसको हमने नाम दिया बोहर्स क्वांटाइजेशन। सही है। अब कह रहे हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, NH अपॉन 2π। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर मोमेंटम की बात करते हैं, यानी कि सबसे पहले एक मोमेंटम होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम की जब हमने बात की, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कभी भी कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है तो उस बॉडी का जो मोमेंटम होता है, उस बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो कहलाता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। जब बॉडी, लीनियर मोमेंटम कब होता है, जब बॉडी एक जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, सही है, तो मोमेंटम गेन करे, तो हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम तो क्लियर है कि भाई हमारे पास एंगुलर के भाई कोई एंगल स्पेसिफिक आ रहा होगा, यानी कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में जो है हमारे पास ट्रेवल कर रही हो तो उसका जो है हम बोलेंगे क्या निकालेंगे, उसका एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है कैसे ट्रेवल करता है, एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा होता है। तो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो हमने बोला भाई उसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जब एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो मास इनटू वेलोसिटी तो रहेगा, लेकिन साथ में एक सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से एक स्पेसिफिक उसका जो है रेडियस भी आ जाएगा। सही है। तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो mvr, अब हमने बोला इलेक्ट्रॉन का कितना है, NH अपॉन 2π, तो हमने लिखा कि भाई mvr जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो होगा बराबर किसके, NH अपॉन 2π पे। अब NH, N जो है क्या होता है हमारे पास, N हम बोलते हैं, N क्या है हमारे पास भाई, नंबर ऑफ शेल्स।
एन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल। कि भाई डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम किस चीज पे, कि वो किस शेल के अंदर मौजूद है। फर्स्ट शेल के अंदर मौजूद है तो हमने वैल्यू रख दी एन की, क्या 1 रखेंगे, है। सेकंड शेल के अंदर मौजूद है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस लिहाज से हम चेंज करेंगे इसको कि भाई एन की वैल्यू चेंज वेरी करती रहेगी। बाकी एच क्या है, हमने बोला कि भाई बोहर्स ने किस थ्योरी की हेल्प ली थी, तो वो प्लैंक्स कांस्टेंट की हेल्प ली थी। तो जिसकी वजह से यहां पे हमारे पास एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, सही है, कांस्टेंट रहती है। और अपॉन 2 पाई, पाई जो है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है हमारे पास, जो कि 3.142 है। तो इस तरीके से जो है बोहर्स ने अपने पॉस्टुलेट्स दिए और रदरफोर्ड की जो मिस्टेक्स थी, यानी कि उनके जो एटॉमिक मॉडल था उसको, उसके अंदर जो कुछ खामियां रह गई थी तो उसको जो है करेक्ट किया। तकरीबन उसके उनके एटॉमिक मॉडल जो उन्होंने पेश किया उसके तकरीबन 2 साल के बाद। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अस्सलाम वालेकुम।